वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। 2022 का पहला शो है जो मैं और सबीन आपके लिए सजा कर आए हैं पीटीवी होम, जिसको आप रीरन में दोपहर 4 बजे भी देख सकते हैं। और जैसा कि सबीन का फेवरेट जो आजकल काम है वो ये कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसको जाके इसके इनबॉक्स चेक करती है, जो फरमाइशें आ रही हैं, इवन कमेंट्स जा के मैं देख रही होती हूँ कि आज क्या फीडबैक आया। और बहुत अच्छे लोगों ने बहुत ही प्रोडक्टिव कमेंट्स वहाँ पर किए होते हैं, जिसको हम कोशिश करते हैं इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोग्राम में, अपने सेगमेंट्स को मजीद अच्छा करने के लिए। और मुझे तो बहुत खुशी सबीन होती है कुछ कमेंट्स को पढ़ के, जो कि बाकायदा बहुत ही अच्छी शुस्ता उर्दू के अंदर किए गए होते हैं। और मैं जरा जाके कई दफे एक दो दफा प्रोफाइल के अंदर स्टॉकिंग भी करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जरूरी नहीं कि वो मेरी उम्र के या मेरी नस्ल के लोग हों। यंगस्टर्स, टीनेजर्स अच्छी उर्दू लिखना चाह रहे हैं, अच्छी उर्दू बोलना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम अरहम की बात कर रहे थे कि अरहम बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, जो हमारे यंग कॉलीग हैं, किड सेगमेंट के होस्ट हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड है कि हम अपने कल्चर और अपनी रूट्स की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो राइजिंग पाकिस्तान का फेसबुक पेज है वो इस वक्त आबिजा आपके सामने अभी राशिद कर देंगे, हमारे प्रोड्यूसर। ये आ गया जी, इस पे आप जाइए, इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे नए सेट के बारे में, राइजिंग पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कमेंट देना चाहिए, किसको आप सुनना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे, अपने कमेंट्स इनबॉक्स में भी या कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बतलाया कीजिए। इसके अलावा एक और तरीका भी हम तक पहुंचने का। बिल्कुल जी, हम तक पहुंचने का एक और तरीका ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो भी अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है और अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा फेसबुक फ्रेंडली नहीं हैं, हम नहीं फेसबुक यूज़ करते, तो इसका भी हमने हल निकाल दिया है। आप इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट ये भी है कि उस पर कॉल नहीं करनी कॉल उस पर बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ हमें मैसेज, अपनी सजेशंस आपने इस नंबर पे सेंड करने हैं। सबीन से बात करने के लिए ये नंबर नहीं है और तौसीक से बात करने के लिए भी ये नंबर नहीं है। अच्छा जी, तो अब जरा हम कुछ बात करेंगे आज मुजस्समा साजी की, स्कल्पचरिंग की। और रफत हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग स्कल्पचर हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया है। रफत शाहीन, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरे लिए एहसास है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो बहुत बातें आपसे करनी है और सबीन ने तो आपकी कुछ तस्वीरें भी लाइन अप कर रखी हैं दिखाने के लिए, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। हमने सुना है कि 15 साल की उम्र में आपने एक कंपटीशन विन किया था एज अ स्कल्पटर, और फिर 15-16 साल की उम्र से ही दुनिया भर घूमनी शुरू कर दी एज अ रोल मॉडल। वो जरा कहानी हमें मुख्तसरन सुनाइए। ऐसा था कि क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा शऊर का याद पड़ता है कि मैंने कुछ घर में पेंटिंग्स जैसा कि कुछ चीज़ें करनी, और फिर साथ में थोड़ा जज्बाती भी जाना कि अगर मैं नहीं कुछ कर पा रही तो क्यों नहीं कुछ कर पा रही। तो अम्मी अब्बू ने उस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया, और अक्सर औक़ात फादर के फ्रेंड्स आते थे तो मेरी कुछ बनी हुई चीज़ें उनको दिखाई जाती थी कि देखो इसने क्या बनाया, तो ज़रा अच्छा लगता था। फिर उसके बदले में अब्बू से 5 रुपये 10 रुपये मिलना, तो उनको इनाम के तौर पे, हाँ, उनको भी इकट्ठा, और इसमें थोड़ा सा चीज़ें और बनानी कि ठीक है जी अब्बू दे रहे हैं तो थोड़े से और पैसे भी आ जाएंगे, क्या एक पेपर पेंसिल, वो भी अम्मी बुक है, उस पर तो बना के देना है। तो खैर वो फादर के एक फ्रेंड थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था मेरा काम, तो एक दिन आए और उन्होंने कहा कि ये न्यूज़पेपर के अंदर एक कंपटीशन आया हुआ है इंटरनेशनल, तो उसके अंदर इसको करवा लेते हैं, compete करवाते हैं। तो क्या हुआ, मैंने बना के चीज़ें भेज दी, और जब कोई 3 माह गुजरे तो मुझे एक कॉल आई कि आपने पहला इनाम हासिल कर लिया पूरी दुनिया में। तो वो मेरे लिए इतना, पहले तो यकीन नहीं आया होगा कि ये कुछ है ना? ऐसा ही हुआ। छोटी बहन ने फ़ोन उठाया, और छोटी बहन ने फ़ोन उठाने के बाद कहा तुम्हारी किसी दोस्त ने ना मुझे कॉल किए, मैं पीटी सर होता था हमारे घर में उस वक्त, तो कहती बड़ी इंग्लिश बोलती। मैंने भी फर इंग्लिश में उसको जवाब दिया। मैंने कहा है मेरी कोई दोस्त इतनी फर इंग्लिश बोलने वाली। मैं बड़ी हैरान हो कि मैं जब गई उसके ऊपर मैंने रिसीवर उठाया, तो मैं भी थोड़ा देख रहा बिल्कुल सकते में आ गई। अच्छा, वो इंटरनेशनल कॉल थी? इंटरनेशनल कॉल थी, और एक मोनिका नामी लड़की थी, वो कॉल करी थी यूएसए से। तो मैं यूं करके सुननी हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे तो शोर में कहीं था ही नहीं ना कि कोई इस तरह की कॉल मेरे कान से लग जाएगी। मैं उर्दू ही समझ रही हूँ कि किसी दोस्त वोस्त ने तंग किया होगा। फिर 2 देर के बाद चीज़ें समझ आना शुरू हुई, तो फिर ये नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि आगे क्या प्रोसीजर है। मैंने तो रिसीवर फेंका, और हमारा 3 मंजिला घर था, मैं 3रे मरले पर चढ़ गई। मतलब इतनी घर था जी, इतनी एनर्जेटिक थी कि अपनी तवानाइयों को निकालने के लिए मैं 3रे मरले तक चढ़ गई। मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन शुक्र है एनर्जी सबीन इतनी थी कि 3री मंजिल तक गई, वो वापसी का सफर भी, हाँ, एनर्जी के इजहार में छलांग नहीं मार दी। वही
अम्मी ने कहा ये इस लड़की को क्या हो गया। तो उतनी देर में फादर, जुम्मे अच्छी तरह याद है, जुम्मे का दिन था, फादर जुम्मे की नमाज पढ़ के, तो अम्मी ने कहा वो चीखें मारती हुई ऊपर चढ़ गई है, ना जाने क्या हुआ, तो मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो वो बड़ी बहन ने कहीं फ़ोन उठा लिए, बड़ी बहन ने सारा कुछ सुना, तो वो भी पीछे चीखती चिल्लाती ऊपर खुशी थी। हाँ। अच्छा, अब बताइए कि फिर उसके बाद यहाँ से तो सफ़र शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर आप शिकागो से आपने मास्टर्स किया स्कल्पचरिंग के अंदर। वो लोग यहाँ आए थे पहले, यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी एक सेरेमनी उन्होंने अरेंज की, कोई 1.5-2 हफ्ता यहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई। ठीक है। और फिर यहाँ से वापस उधर गए और इस तरह से पूरी दुनिया में जाके एज अ रोल मॉडल जैसे जैसे लेकिन मुझे प्रेजेंट करना था। आपने ये सोचा कि एज अ प्रोफेशन मुजस्मा साजी को आप लेकर चलेंगी? बिकॉज ऑब्वियसली मुझे आई एम 100% श्योर कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो कि कह रहे होंगे अच्छा ये आर्ट जो है इसमें शायद स्कोप नहीं होगा, आगे जाके क्या होगा, बाकी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती होंगी। बिल्कुल भी नहीं, नहीं बड़ा डिफरेंस था मेरे साथ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं फील्ड में इन हो गई। बस मिलते चले गए काम और मैं करती चली गई और बेदहानी में बस मैं करती चली गई काम। और कभी किसी ने रोका, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है या ये, क्योंकि जब मैं कहीं काम करने जाती थी तो मुझसे कोई नहीं पूछा तो तुमने कितना पढ़ा हुआ है। अच्छा। वो ये देखते थे कि मेरा अब एक्सपीरियंस करो। अभी भी मुझसे आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि आपने कितना पढ़ा हुआ। मेरा काम देखते और अगले काम के प्रोजेक्ट की बात होना शुरू हो जाती है। और अभी भी हम यही बात करते हैं कि जब भी आप यंगस्टर्स को देखते हैं, स्पेशली आप यूथ में कहूँगी टीनेजर्स को, आप बच्चों को भी जब देखते हैं तो उनकी सोच भी ऐसी रखनी चाहिए कि आपका पढ़ाई के साथ साथ स्किल पे भी फोकस आपका होना चाहिए क्योंकि अब वो दौर आ चुका है यकीनन कि जहाँ पर आपकी स्किल ज़्यादा देखी जाती है। पढ़ाई भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बट उसके साथ साथ आपकी स्किल सेट होना भी ज़रूरी होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं इसे अपनी इनफरादी सोच ही समझूंगी, मुझे नहीं मालूम कि इज्तिमाई सोच के हवाले से इसकी क्या तासुरात हैं, कि मैं समझती हूँ कि हुनर ही असल में पढ़ाई एक हुनर ही है जो फिर किताबों पे लिखा जाता है और पढ़ने की फॉर्म में आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया जाता है, कॉलेजेस स्कूल में, कि बच्चे ये पढ़ लें। आपका अगर बोलना है तो वो हुनर है, आपका चलना है तो वो हुनर है, अगर आपका जो है शोबा उसको देख लीजिए मेडिकल से रिलेटेड तो वो हुनर है। ये सब हुनर ही तो हैं जो फिर पढ़ाई की सूरत में आ गए। एग्जैक्टली मतलब अब सर्जरी जो है, एक सर्जन जो है वो ठीक है, उसने साइंस पढ़ी है, उसने मेडिसिन पढ़ी है, अब वो दिल का, लेकिन मेरा ख्याल में ये हाथ का एक आर्ट भी है, एक क्राफ्ट भी ऐसे है। यहाँ से अल्लाह ताला की देन तो है, रब की इनायत है उस शख्स पे जो सर्जरी करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आर्ट और साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ रफत शाहीन मौजूद हैं जो कि एक स्कल्प्टर हैं, यानी कि मुजस्समा साज। सुनने में तो ये बहुत बहुत मज़े का काम लगता है कि मैंने कोई एक मुजस्समे का तसव्वुर जहन में बनाया और उसको फिर बना दिया, लेकिन जो काम है वो बहुत ही मुश्किल है। मतलब इसमें फिजिकल एनर्जी और फिजिकल लेबर भी बहुत चाहिए, है ना रफत? ऐसा ही है? तो क्या मतलब काफी एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही, जितना मर्जी खा लो लगता नहीं है। ये एक फायदा, वैसे जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जिम जाने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। एक तो दिमागी तौर पे जो मेरा उसके साथ लगा ही हुआ है कि मेरी अगर एक हाथ मेरा गलत चल गया तो मेरी पूरी मिट्टी कहीं ना कहीं से इधर से उधर हो जाएगी लाइन। और उसके अलावा जो मैं फिजिकली हाइट पे चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ और घंटों खड़ी हो रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कुछ लम्हे के लिए खड़ी हुई, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। मतलब मैं अगर पूरा दिन और मुसलसल ये हाथ चल रहा है। एक दफ़ा मुझे किसी को अपनी वीडियो दिखानी थी, किसी हवाले से काम किया, उसने कहा मैडम ये तेज़ से चल रही है, इसको स्लो कर दे। मैं कहा तेज़ से नहीं चल रही, ये वाकई मैं हूँ जो इतना तेज़ हाथ चला रही हूँ। अच्छा, रियली? तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। जब बात भी हो रही थी तो आप बता रही थी कि छोटे मुजस्मे भी आप बनाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने बड़े बड़े मुजस्मे भी बनाए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट मेन जगहों पर इस वक्त डिस्प्ले हुए हैं और लोग उनको देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो हम क्यों ना देखें? बिल्कुल। और हम देखें तो हमारे राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स क्यों ना देखें? तो बिल्कुल जी, कंट्रोल रूम आपसे गुजारिश है कि एक एक करके जरा तस्वीरें दिखाएं रफत के काम की। और रफत, आप जरा साथ साथ बताती जाइए कि कौन सा शहर है और क्या कहानी है उस स्कल्पचर की। जी, ये रावलपिंडी में ही माल रोड के ऊपर लगा हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस कैसे काम करते हैं। हाँ, और ये मट्टी है? जी, ये मट्टी के, ये सारा आपको बिल्कुल मट्टी में नजर आ रहा है एक्चुअली। और इसको क्या बेक किया जाता है या ये
नहीं, पहले मिट्टी में बना लिया जाता है और उसके बनाने के बाद इसकी डाई कास्टिंग की जाती है। ये भी इतने बड़े पैमाने पे मिट्टी को होल्ड करना, उसको गीला रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए फिर मेरे पास 10 से 15 के करीब टीम होती है जो बार बार इसको पानी लगा रही होती है, और पानी की भी एक खास क्वांटिटी लगाई जाती है ताकि स्लिप होकर मिट्टी नीचे ना आ जाए। सारी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। अच्छा, और ये क्या इसकी उम्र कितनी होती है? इस पे जब बारिश पड़ेगी तो ये क्या फौरन से उतर जाएगा, फौरन से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको, जैसे आप कह रही हैं रावलपिंडी में माउल रोड पे ये आवेजा है, तो जब बारिश होती है तो ये घुल नहीं जाती? जी, वो उसके लिए मैं मीडियम इसका चेंज कर चुकी हूँ। डाई कास्टिंग के बाद अगला मीडियम इसमें ऐड हो जाता है, वो अब चाहे मेटल हो, चाहे फाइबर हो, चाहे स्टोन हो, कुछ भी। अच्छा, वाओ, ब्यूटीफुल। ये क्या है? ये क्या है रफत? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट? कैंट बोर्ड कैसे सफाई करते हैं, रोडों की कैसे मेंटेनेंस करते हैं, वो दिखाएगी, वो एक्टिविटी दिखाएगी। अच्छा, ये तो मैं डाई खास निकाल मट्टी रही हूँ, ये मैं डाई निकाल रही हूँ। आप कह रहे हो मिट्टी के ऊपर क्या है, वो ये काम हो रहा है। वो इसके ऊपर ये काम। हाँ जी, ये भी बहुत मुश्किल का। तो बेसिकली मैं ज्यादा थक इसमें जाती हूँ। अरे वाओ, वाह, ये ब्यूटीफुल। देखें जरा, जबरदस्त। ये वो है जो बड़े बड़े मुजस्मों की हम ये बात आपने कर अपने रहे आप को थे। फोटोशॉप करके छोटा तो नहीं किया भाई? ये वाकई बाकी चीजों को कैसे छोटा कर दी। ब्यूटीफुल। अरे अरे वाह, वाह, जबरदस्त। ये कहाँ पर डिस्प्ले? ये कोहाट में, कोहाट और वो जो पिछला वो भी घोड़ा- कोहाट में। अच्छा, और अब वो सबीन सिर्फ आप एक देखिए बस जरा था और ये घोड़े की पूरा पोला। आंख को आप चेक करें। एग्जैक्टली। और घोड़े के दांत जो हैं, मतलब कितनी डिटेलिंग के अंदर Exactly, आपने तो जो सबीन, ये जिस तरह आप देख रहे हैं अभी, आप पेंट कर रही हैं इसके बाद? पेंट भी जी, मैं होता है पेंट इसके कर बाद? रही हूँ, आखिरी मरहला है पेंट करना। ब्यूटीफुल। अरे ये वाह, देखें जनाब। अच्छा अच्छा, इस जबरदस्त। पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में भी। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि वो उनका horse पोलो के ग्राउंड different तैयार हो colours- रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हमें पोलो का मुजस्मा यहाँ लगाना चाहिए, तो वहाँ अच्छा लगाया गया। अच्छा, और ये जो मुजस्समा इस वक्त हम देख रहे हैं, ये कहाँ पे है? ये लाहौर में, अच्छा, जी, बेदिया रोड के ऊपर लगा हुआ है, और बेदिया ये मैं रोड पे। चढ़ रही हूँ साइड से। जी जी, वो तो हमें अंदाजा हो गया। अच्छा, ये माल रोड की बात कर रही हूँ, पिंडी माल रोड की बात कर रही हूँ। जबरदस्त। जो आप छोटे छोटे पीसीस देखे थे वो इसके ऊपर अवेजा हुए हैं। वो देखिए ऊपर हॉस्पिटल है, नीचे कैंट बोर्ड की एक्टिविटीज, बीच में स्कूल, ये सारे पीसीस इसके ऊपर अवेजा हुए हैं। अंदाजन कितना वक्त लग जाता है, कितने दिन लग जाते हैं एक? अब ये मैं डाई रिलीज करूँ, ये भी एक मुश्किल प्रोसेस होता है इसको क्योंकि मैं खुद सर पे खड़ी हो जाती हूँ। देखिए मैं हथौड़ी ये सब मैं खुद चला रही होती हूँ, खुद सारे काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई ख़राब ना कर दे। ये मरी में अरे ब्यूटीफुल। वाह, जबरदस्त। मैं Very nice. डाई कास्टिंग, ग्राइंडिंग, बफिंग सब मैं खुद कर रही होती हूँ एक एक चीज़ के ऊपर। अच्छा, और ये सारी जो एक्सपर्टीज है, इस जैसा काम करने वाले इस वक्त और भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर? जी यंगस्टर्स बिल्कुल, बच्चे काम कर रहे हैं, आ रहे हैं इस फील्ड में और अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहाँ पे है जी? ये भी कोहाट में। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओह वाह, ये तो कुछ स्विमिंग का सीन लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह के दो मुजस्मे बने हैं। ये 37 फीट का है, एक और जो है वो 26 फीट का है। एक ये वो 37 पेशावर फुट में का है? ये 37 फीट का है मुजस्मा। हाँ, राशिद मिन्हास। ये 5 फीट का। अच्छा, ये 5 फुट का है। चलें, अच्छा फौरन से देखने में समझ आया कि राशिद Exactly, मिन्हास का फौरन मतलब समझ मैं कामयाब हुई एग्जैक्टली, resemblance क्योंकि लाने में। इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी डिटेलिंग है हर चीज के अंदर कि वो फौरन से पहचानी जा रही है कि Thank क्या you. है। ब्यूटीफुल। ये तो ये मुझे देखें एक्चुअल जरा। लग रहा है कि किसी फौजी की तस्वीर है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। इसको छूने पे भी ये नरम है, उस पे स्किन का एहसास है। अच्छा अच्छा। अच्छा, जी, ये Okay. कैंट बोर्ड वाले सफाई कैसे करते हैं, उनकी टीम कैसे वहाँ पर काम करती है, ये वो बनाया गया था। ये इसका इस वक्त इसको भी देख लें, ये कोई होगा 10 फीट का मुजस्मा जो पीछे गुजर गया। ये कोई होगा 4 फीट का, ये वापस आया 10 से 12 फीट का होगा ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी काफी थका देने वाला अमल है ना? बहुत ज़्यादा कि अब नहीं होता बर्दाश्त, ज़्यादा थक जाती हूँ जल्दी। अब ये बहुत बड़ा एक मुजस्मा था जो 14 अगस्त को हम लोग रावलपिंडी में लगा रहे थे, पाकिस्तान का नक्शा। ये अब मैं उठवा रही हूँ इंस्ट्रक्शंस देके कैसे उसने रेज होना है। ये अब साथ में जो बकेट होती है जिसमें जाके लाइट्स वगैरह ठीक करते हैं, मैं वो बकेट यूज़ करके ऊपर जाऊँगी काम करने के लिए। हाँ, मैं इंतज़ार में हूँ कि बकेट लगे और मैं ऊपर को जाऊँ। मैं अपने उस मीनवाइल अपने लैपटॉप पे उसकी कंपोजिशंस निकाल रही हूँ काम की, और और ये मैं सिर्फ- ऊपर हाइट पे चली यानी गई हूँ। पूरी क्रेन जो है वो उस हाइट पे आपको लेके जाती है और फिर उसके टॉप ऐसे ही। की पोजीशन पे जाके आप काम करते हैं। पहले क्रेन लगी हुई थी, बाद में फिर हम लोगों ने सीढ़ियाँ लगा ली थी। बीच में एक आया था तस्वीर। तो इसके साथ देखें कितनी और चीजें भी अब ये ढपा हुआ मुजस्मा है और इसके अंदर लाइट है और ये अंदर से झलकता है। जबरदस्त है ये 3D चारों तरफ से दिखाई देता है। ये एक नई अच्छा। टेक्निक है जो मैंने पाकिस्तान में की है, जो इससे पहले नहीं हो रही थी। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कितना वक्त लग जाता है तकरीबन एक प्रोजेक्ट पे या एक मुजस्समे पे?
पहले तो ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब बहुत जल्दी कर लेती हूँ। अब तो ये है कि मैं 2-3 दिन के मार्जिन से 20 दिन के मार्जिन से प्रोजेक्ट्स करती हूँ। जैसे कि आपने पीछे वो मैप देखा, मैप मैंने 20 दिन में बनाया था। अच्छा, इतना बड़ा और वो जो घोड़ा था? घोड़ा मैंने कोई 32 डेज में। 32 डेज में जी। अच्छा, ये देखे ना आपके जो एज एन आर्टिस्ट, एज अ पेंटर भी आपका, तो अगर रफत को ऑप्शन दी जाए कि पेंटिंग या स्कल्पचरिंग? मुजस्समा फौरन से पेंटिंग में मेरा दिल घबराने लग जाता है, एक जगह बैठे स्ट्रोक्स लगाते जाओ लगाते जाओ। हाँ, लेकिन उसमें भी देखिए डिफरेंट मुजस्समा साजी में भी बेसिकली डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज होते हैं, तो किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े मुजस्समे बन रहे हैं। मैं मेटल के साथ कंफर्टेबल होती हूँ, उसमें 1 टाइम की कार्विंग होती है, उसे नहीं करना पड़ता है कि डाई कास्टिंग इन सब पे जा रहे हैं। तो मज़ा आता है उसमें, काम करने का मज़ा आता है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप बात कर रही थी कि यंगस्टर्स आ रहे हैं, हमारा ऑफ कोर्स इंडस वैली और इंडस स्कूल ऑफ आर्ट्स और एनसीए और रावलपिंडी वाला भी, लाहौर वाला, और भी बहुत से प्राइवेट भी और सरकारी दरसगाहें हैं जो कि अब आर्ट की फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जनरली कैसे देख रही हैं नए आने वाले बच्चे किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में लोगों में शऊर आ रहा है आर्ट के हवाले से। लोग पसंद करते हैं अपने घरों में लगाना, अपने चौराहों पे लगाना, पार्क्स में लगाना, ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा इदारा क्या करना चाहता है, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए लगाना। तो ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन उसके साथ में जो एक और चीज़ है वो ये है, क्योंकि अभी कुछ लोगों में ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि आर्ट बहुत अरसे के बाद एक दफ़ा उसका रिवाइवल हो रहा है, तो उसमें यह है कि अभी तक लोगों को नहीं पता कि अलिफ बे आर्ट है कि नहीं है। वो अगर उनको 0 भी लिख के दिया जाए तो वो समझते हैं ये आर्ट ही है। वो मेरे लिए थोड़ा सा पेनफुल हो रहा है कि जो नहीं भी जानते थे आर्ट, अगर उन्हें लाइन किसी तरह की भी कोई लगी तो नहीं जानते कि इसकी कंपोजिशंस क्या थी, कंट्रास्ट क्या थे, इसके एंगल्स क्या थे। जैसे कि अभी आप यहाँ बैठ के बात कर रहे होते कि कैमरा यूँ लग जाना चाहिए, तो आपको यू नो कि क्या है कैमरा एंगल्स क्या है। कैमरा तो किसी भी एंगल से लग सकता है, लेकिन यू नो द बेटर थिंग कि बेहतर एंगल क्या है। तो ये जो चीज़ें, जो शऊर थोड़ा सा कम है, वो मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ है। एक दूसरा, बहुत कम वक्त में मुझसे मेयारी काम की तवक्का करना, ये भी मेरे लिए तकलीफ हो रहा है। ये 2 चीजें जो है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान में समझती हूँ कि इन पे काम हो रहा है। बस मैडम ये ले पैसे पकड़े, नहीं हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारी वो इनॉग्रेशन आ रही है, तो ये अगली ट्यूसडे को बस आपने इसको लगाना है। वो डीसी साहब आ रहे हैं, डीसी साहब ने इसको इनॉग्रेट करना है। आप ये सब कैसे जानते हैं? बस देख ले इनको सब पता है। ऐसी रियलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसी ही रियलिटीज है। ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको इंस्पायर करती है बेसिकली कि आप मुजस्समा बनाते हुए, जो आप सोच रहे थे बनाने से पहले, एक्चुअली क्या आपकी अपनी थॉट्स होती हैं या फिर एक सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रही होती है कि आप सोसाइटी को किस तरह से देखती हैं? ना मेरी अपनी थॉट्स होती हैं, ना मैं किसी चीज़ से इंस्पायर हो रही होती हूँ, बल्कि ये वो थॉट्स होती हैं जो मुझे किसी ने दी होती हैं कि हमें ये बना कर दें। ओके, ठीक है। वो चीज़ मुझे क्योंकि डिपिक्ट करनी होती है, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि मैंने किसी के दिमाग से लाना होता है एक पेपर के ऊपर। तो वो अगर मैं विन कर जाती हूँ दैट्स, उसके बाद मुझे इतना डर नहीं लग रहा होता। मुझे पता होता है कि मैं आगे काम कर लूँगी, लेकिन उसके बावजूद जब मैं खड़ी होती हूँ जाकर ऑन ग्राउंड काम करने के लिए, तो मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, आया मैं कर लूँगी, आया मैं कर लूँगी। और फिर जब तक मुकम्मल नहीं होता, मैं हर रोज़ उस तरह से नफल दुआओं के साथ जाती हूँ, अल्लाह भी मुकम्मल करा देना, अल्लाह मियाँ वक्त पे मुकम्मल करा देना। यानी अब इस इतना अच्छा और इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी एक टेंशन, स्ट्रेस बिल्कुल, और बिल्कुल खुद पे एतमाद नहीं होता कि कर लूँगी। और जब कभी वापस पलट के देखती हूँ, तो जैसे आप लोग तारीफ़ करते हैं, तो फिर हैरान होती हूँ कि मैंने किया है। ये अभी तक मुझ में एतमाद नहीं है इस मामले को लेके। आपने शिकागो से इसी के अंदर स्पेशलाइज किया, यही फन पढ़ा, या वहाँ पे आप एज अ पेंटर आपने अपना? मैं वहाँ पर एज अ फाइन आर्टिस्ट गई थी। फाइन आर्टिस्ट के आगे से फिर 7-8 शोबे, उन सबको फिर बारी बारी पढ़ा देते हैं। लेकिन फिर जो मेरा मेजर सब्जेक्ट था वो स्कल्पचर ही था। वो स्कल्पचर था। कभी खुद से भी अपने शौक से भी बनाया? मतलब ये तो हो गया ना कि जो रिक्वायरमेंट थी किसी ने दे दिया तो बस बना दिया। हाँ, बहुत अरसा हो गया ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आजकल कोशिश कर रही हूँ करने की, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा हो गया और मुझे बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कि मैंने क्या किया अपने शौक के तहत। अपने शौक के तहत जी। लेकिन अगर बनाना चाहें तो मसलन क्या कोई पर्सनैलिटीज़ के बनाएंगी आप स्कल्पचर्स, या किस तरह से? जैसा घोड़ा मैं देख रहा था कि वो मतलब एनिमल्स को भी क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम है,
और आपने बहुत अच्छे तरीके से अगर बनाना चाहूँगी ना तो मैं लकीरों के साथ काम करूँगी, मैं लकीरों से खेलूँगी। क्योंकि मैं समझती हूँ कि लकीरें ही वो हैं जो हमें जाविये देते हैं, कंपोजिशन देते हैं, कंट्रास्ट देते हैं, उन्हीं का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे नहीं मालूम मेरे वो लकीरों के साथ जो मैं काम करूँगी, अगर चाहे वो कोई किसी तरह से किसी हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में है, उनको कैसे देखा जाएगा और पाकिस्तान से मुझे उनकी क्या रिएक्शन आता है। लेकिन अगर चाहूँगी तो सिर्फ लकीरों के साथ काम करना चाहूँगी, जिनकी कोई ख़ास तरतीब नहीं होगी सिवाय कंपोजिशन या कंट्रास्ट या बेसिक जो असूल हैं आर्ट के। तो रफ़त, हम चाहेंगे कि आप बहुत जल्दी ये बनाएं, हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान में भी, और इसी तरह से हम अपने येलो सोफ़े पे, अब हम पहले हमारा ऑरेंज सोफ़ा था क्योंकि हमारा सेट चेंज हुआ है, तो अब हम आपको अपने येलो सोफ़े पे हम देखना चाहेंगे और वो भी हम डिस्प्ले करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चाहूँगी, वक्त हमारे पास यकीनन कम होगा अभी, तो जल्दी से आप अगर थोड़ा सा ये इस चीज़ पर रोशनी डालें कि किस तरह से इस आर्ट को पाकिस्तान में हम ग्रो कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं, इसका स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ कुछ म्यूज़ियम्स देखने के लिए या स्टडी के लिए, तो उसमें ये था कि जाने से पहले वो हमें सारी तरतीब बताते थे। अंदर कैमरा नहीं लगाना, हमें पढ़ाई वक्त कहते थे कि आपने यहाँ का टेम्परेचर रेज़ नहीं करना, इतने बच्चे इस क्लास में सिर्फ इन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इन होंगे तो टेम्परेचर रेज़ हो जाएगा। बड़ी हैरान कुन बात होती थी, हमारे यहाँ तो 20 घुसे हुए हैं बच्चे क्लास के अंदर, कोई नहीं कह रहा टेम्परेचर रेज़ हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर रेज़ होने से क्या नुकसान? क्योंकि हम जो केमिकल प्रोसेस करते हैं वो टेम्परेचर रेज़ होने से उसकी लाइफ पे असर पड़ता है। मैं जैसे पाकिस्तान में मुजस्मे दे रही हूँ तो मैं कहती हूँ ये लाइफ टाइम मुजस्मे। क्यों? जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसके टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखती हूँ, इस इन्वायरमेंट का, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये काम नहीं हो रहा। कोई नहीं जानता कि आर्ट करते वक्त टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी वो जो मुजस्समा क्रिएट हो रहा है जी, वो एक ख़ास टेम्परेचर में क्रिएट होगा तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर मास्टर्स में बैठूँ, लोग मुझे कल पढ़ें, तो बेहतर यह है कि मेरे मुजस्मे सदियों रहें। तो उसके लिए मैंने उसके रंगों पे भी इतना स्टडी किया है कि मैं अपने रंग की भी लाइफ टाइम गारंटी देती हूँ, जो कि कोई नहीं देता, इवन फैक्ट्रीज वाले नहीं देते कि मेरा रंग रहेगा। लेकिन मैं कोई 15 साल से मुजस्मे बना रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे वापस कहीं से कॉल नहीं आई कि आपका मुजस्मा ख़राब हो गया या उसका रंग उतर गया। मैं कहती हूँ सीधा पानी से धो दें बस आप। अच्छा भाई, मुझे तो इतना मैं कन्विंस हो गया और रफ़त का काम देख के मेरा दिल करा मेरा भी मुजस्मा सब बनाए ऐसे, देखें कैसा मेरे लिए एहसास होगा। अच्छा वाकई जी बिल्कुल। एक सबीन का और एक मेरा, है ना, और हम सेट पे लगा देंगे। सेट पे किस दिन लेट हो गए तो बस वो मुजस्मे पे कैमरा कट हो गया है ना जी, और कैमरा वन मुजस्मे पे कट हुआ है और पीछे से आवाज हम फोन से चला लेंगे। बस वो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बुलवा नहीं सकूंगी मैं मुजस्मे से। और आर्ट और टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपका रफ़त इतना खूबसूरत काम है, आपके कुछ मुजस्समे वाकई ऐसे लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। वो जो घोड़ा था ऐसे मुझे लग रहा था ये तो अभी भाग जाएगा। इसी पे मैं कहना चाहती हूँ, आप कहते हैं क्या कमी है, क्या बात करना चाहेंगे, मैं यही चाहती हूँ कि सिर्फ खास, मैंने कहा ना, लकीरें हैं जिनको इधर से उधर करने पे वो एहसास आता है कि ये बोलेगा चलेगा, वरना काम मेरा भी वही है जो बाकी सब करें। लेकिन अगर मेरे काम में अगर हरकत है तो सिर्फ उन लकीरों की वजह से जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ। रफ़त, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और मुझे खुशी इस बात की है सबीन के हमारा 2022 का इस नए सेट पे राइजिंग पाकिस्तान का पहला शो, और रफ़त ये यादगार है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि आप हमारी मेहमान ठहरी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आपसे चाहेंगे इजाजत। फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे आप जल्दी से देख सकते हैं, इस पे जाके हमारे पेज को लाइक कीजिए और इनबॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारा सेट कैसा लगा, नया फॉर्मेट शो का कैसा लगा, और व्हाट्सएप पे भी आप अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। सबीन और तौसीक अब चाहेंगे इजाजत। रब राखा। अल्लाह हाफिज़।